स्वाति की सास अस्पताल में भर्ती थी। उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ था। अस्पताल स्वाति के मायके के पास था, लेकिन उसके ससुराल से काफी दूर पड़ता था। स्वाति अपनी सास की इकलौती बहू थी। अस्पताल और घर के चक्कर लगाने की वजह से स्वाति को बहुत परेशानी हो रही थी। वो सुबह का नाश्ता बनाकर अपने पति के हाथों अस्पताल भिजवाती थी। उसके बाद घर के सारे काम निपटाती थी। उसके बाद सास का अलग खाना बनाती थी और उसे लेकर वो खुद अस्पताल जाती, क्योंकि उसका पति नाश्ता देकर ऑफिस चला जाया करता था और अस्पताल में सास को दोपहर का खाना देने के बाद घर जाकर दोबारा खाना बनाने का टाइम नहीं होता था। बच्चों की छुट्टी भी उसी वक्त होती थी। वो अपने पति को भी लंच नहीं दे पा रही थी। वो सब 2 दिनों से खाना ऑर्डर करके खा रहे थे। दोपहर का खाना बाहर से खाने के बाद वो बच्चों का होमवर्क और बाकी काम करती थी और फिर रात के खाने की तैयारी में जुट जाती थी। शुक्र था कि डॉक्टर ने रोटी सब्जी ही बोली थी, इसीलिए उसे 2 तरह के खाने का झंझट नहीं था। इसीलिए वो आराम से रात का खाना बना लेती थी। लेकिन फिर उसे खाना लेकर अस्पताल जाना होता था, जहां पर उसका पति उसका इंतजार कर रहा होता था, क्योंकि उसका पति अस्पताल में ही रुकता था और वो उन्हें खाना देकर घर आती थी। अस्पताल और घर की दूरी बहुत अधिक होने के कारण स्वाति को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और कोई बाहर का खाना कितने दिन तक खा सकता है। स्वाति का मायका अस्पताल के बिल्कुल करीब था, तो स्वाति की माँ ने बोला, तुझे बहुत परेशानी हो रही है, तू बाहर का खाना कितने दिनों तक खाएगी? तेरा और दामाद जी का तो तब भी चल जाएगा, पर बच्चों को रोज रोज बाहर का खाना देना अच्छी बात नहीं। एक काम कर, तू दोपहर में जब सास के लिए खिचड़ी लेकर आती है, उसके बाद तू अपने घर न जाकर यहीं पर आ जाया कर और बच्चों की स्कूल बस को भी कुछ दिनों के लिए यहीं पर छोड़ने के लिए बोल दे। तू और बच्चे यहीं खाना खा लिया करो, तुझे भी थोड़ा आराम हो जाएगा। मैं बहू से बोलकर दोपहर में तेरे और बच्चों का खाना बनवा दिया करूंगी। इस पर स्वाति बोली, नहीं माँ, भाभी परेशान हो जाएंगी। मैं अपनी परेशानी उनके सर पर क्यों डालूं? जैसा चल रहा है चलने दो, कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो सब ठीक ही हो जाएगा। माँ ने कहा, पर अपनी सेहत का ख्याल रखना भी तो जरूरी है। अगर तू ही ठीक नहीं रहेगी तो बाकी लोगों का ख्याल कैसे रखेगी? और भाभी क्यों परेशान हो जाएगी? रोज तो खाना बनाती ही है। अगर उसमें तेरा और दोनों बच्चों का खाना बढ़ जाता है तो कौन सा उसे अलग से मेहनत करनी पड़ेगी? बर्तन धोने के लिए काम वाली तो है ही, बस थोड़ा सा खाना ही तो अधिक बनना है। ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। तू अब ज्यादा मत सोच, तुझे थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतनी दूर दौड़ भाग कर रही है, यहाँ थोड़ा आराम करके शाम को घर जाया कर। माँ के कहने पर स्वाति दोपहर में मायके पहुंच गई और दोनों बच्चों को भी वहीं बुला लिया। भाभी ने सबका खाना बना दिया था। 1-2 दिन तो भाभी ने खाना बनाकर खिला दिया, लेकिन तीसरे दिन भाभी ने हल्ला करना शुरू कर दिया। बोला, उनकी सास बीमार है तो मैं क्या करूं? मैंने उनका ठेका थोड़ी ना ले रखा है। मैं अपने घर के काम करूं या उनके काम निपटाऊं, मेरी भी अपनी जिंदगी है। आपकी बेटी है, आप जानिए। मुझसे उम्मीद मत कीजिए कि मैं इतना काम करूंगी। ये सब बातें भाभी ने स्वाति के सामने ही बोली थी। स्वाति को बहुत बुरा लग रहा था। उसने माँ से बोला, माँ, भाभी ठीक ही कह रही हैं, मैं मेरे घर से ही आ जाया करूंगी और काम भी कर लूंगी। बस 2-4 दिनों की बात है, फिर तो मम्मी जी घर पर आ ही जाएंगी। स्वाति के भाई ने सुना तो उसे लगा कहीं स्वाति बुरा न मान जाए, इसीलिए उसने समझाया, देख स्वाति, तुझे तो पता ही है घर की औरतों को कितना काम होता है, और ऊपर से किसी और के अतिरिक्त काम पड़ जाए तो कोई भी चिढ़ेगा ही। इसीलिए आज तेरी भाभी ने थोड़े कड़े शब्द बोल दिए, तो उसे दिल पर मत लगाना। पर सच्चाई ये है कि तेरी भाभी को बहुत काम रहता है और वो परेशान हो जाती है। ऊपर से ये अतिरिक्त काम का बोझ तो वो सह नहीं पा रही है। तू ऐसा मत सोचना कि तेरे आने से हमें कोई दिक्कत है, पर तेरी भाभी जो भी कह रही है वो भी गलत नहीं कह रही। माँ ने तुझे बुलाने से पहले मुझसे या मेरी पत्नी से एक बार भी नहीं पूछा। आखिर तेरी भाभी भी तो थक जाती है, उसे भी तो आराम की जरूरत है। भाई ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से स्वाति को समझाने की कोशिश की। स्वाति बोली, हाँ भैया, मैं समझ रही हूँ। मैं तो माँ को मना कर रही थी, पर माँ ने ही जबरदस्ती की।
मुझे पता है घर के काम करने में भी बहुत थकान होती है और मैं अपना अतिरिक्त बोझ भाभी पर क्यों डालूं? चलो मैं चलती हूँ। मुझे घर जाकर रात के खाने की तैयारी भी करनी है। वो तो मम्मी ने कहा था कि दोपहर में जब तू खिचड़ी देने अपनी सास के पास आ जाती है तो उधर से यहाँ आ जाया कर। तो मैं आ गई थी। चलो कल से मैं नहीं आऊंगी, तुम लोग चिंता मत करो। ये बोलते बोलते स्वाति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई थी, अपनी माँ के कहने पर आई थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके भाई भाभी इस तरह से उसकी बेइज्जती करेंगे। पर वो बात बढ़ाना नहीं चाहती थी, लेकिन लाख रोकने पर भी आंख में आंसू आ ही गए। स्वाति की माँ इतनी देर से ये सब बातें सुन रही थी और अब उसकी माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो जोर से चिल्लाई, वाह बेटा, क्या बात कह दी तुमने। और बहू, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा बोलते हुए? याद है आज से 8 साल पहले जब तेरे जुड़वा बच्चे हुए थे और तेरी डिलीवरी जिस अस्पताल में हुई थी वो तेरे घर से बहुत दूर था और स्वाति के ससुराल के पास। स्वाति ने सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। तेरे बच्चे ऑपरेशन से हुए थे बहू। तू 4-5 दिनों तक अस्पताल में थी। स्वाति ने तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दी। वो तीनों टाइम का नाश्ता और खाना लेकर समय पर आ जाती थी। तेरे बच्चों को भी संभाल लेती थी, तेरा भी ख्याल रखती थी। मुझे उसने अस्पताल में रहने नहीं दिया और अपने घर में रखा। तू भी उसके घर में जाकर नाश्ता और खाना खाता था। स्वाति की इसी सास ने कितने प्यार से तेरी बीवी के लिए गोंद के लड्डू पंजीरी बनाकर दिए थे और ढेर सारे मेवे भून कर दिए थे कि जुड़वा बच्चे हो गए हैं, बहू को जरूरत होगी, उसका शरीर मजबूत रहना चाहिए। आपको घर जाकर ये सब बनाने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि 2-2 बच्चों को संभालना आसान नहीं है। मैंने कितना मना किया था, फिर भी उन्होंने ढेर सारे मेवे और मिठाइयां बनाकर दे दी थी, जिसकी उस वक्त तेरी बीवी को बहुत जरूरत थी। तेरी बीवी उनकी लगती क्या थी या तेरे बच्चे उनके क्या लगते थे? उन्होंने तो रिश्तेदार समझकर अपना फर्ज निभाया था ना। उस वक्त तो स्वाति ने नहीं सोचा था कि तुम दोनों की वजह से उसे अतिरिक्त काम का बोझ पड़ रहा है। उसने तो तुम दोनों के लिए अपना दिन रात तक एक कर दिया था और आज जब स्वाति को जरूरत पड़ रही है तो तुम लोग स्वार्थी बन रहे हो और साथ साथ स्वाति का अपमान करने पर उतारू हो गए। उस बहन का अपमान जिसने हर कदम पर तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का साथ दिया है। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? और हाँ, कान खोलकर सुन लो, ये घर मेरा है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। स्वाति यहीं पर रहेगी जब तक उसकी सास अस्पताल में है। वो अपने घर नहीं जाएगी और यहीं से वो अस्पताल जाएगी अपनी सास के लिए खाना लेकर। पहले तो सिर्फ दोपहर के खाने की बात थी, अब तीनों वक्त का खाना यहीं बनेगा और वो यहीं पर शिफ्ट हो जाएगी अपने बच्चों के साथ। तुम लोगों को जो करना है कर लो, लेकिन अगर इस घर में रहना है तो जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही होगा। इस पर स्वाति की भाभी ने कहा, तो मम्मी आप भी सुन लीजिए, स्वाति दीदी ने हमारे लिए किया है, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे, पर ये उनका फर्ज था, क्योंकि वो बच्चों की इकलौती बुआ थी और हर बुआ अपने भतीजे भतीजियों के लिए करती ही है। मैंने भी अपने भतीजों के लिए किया है, मैं भी वहां जाकर रही हूँ, लेकिन कोई अपनी ननद की सास के लिए अपने काम की जिम्मेदारी नहीं बढ़ाता और मैं भी नहीं करने वाली। आपको जो करना है कीजिए, मुझसे ये सब नहीं होने वाला। स्वाति दीदी ने जो भी हमारे लिए किया, अगर हमें पता होता कि इतने साल बाद वो इसका एहसान जताएंगी तो हमने उनकी कोई मदद ली ही नहीं होती। मदद भी करो, एहसान भी जताओ। हमने नहीं कहा था स्वाति दीदी को ये सब करने के लिए, उन्होंने अपने मन से किया था। अब तो स्वाति की माँ का गुस्सा और अधिक बढ़ चुका था। स्वाति को समझ में आने लगा था कि बात बिगड़ने लगी है। उसने माँ से बोला, माँ क्यों परेशान हो रही हो? जैसे इतने दिन निकल गए, 3-4 दिन और निकल जाएंगे, मैं जा रही हूँ। तुम लोग मेरी वजह से आपस में लड़ाई मत करो। अगर मुझे पता होता इतना बवाल हो जाएगा तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। इस पर माँ ने कहा, नहीं, अब तो तू यहीं रहेगी। मेरी बहू ने खुद को इस घर की मालकिन समझ लिया है, क्योंकि मैंने उसे अपनी बहू नहीं, हमेशा बेटी बनाकर रखा। पर वो भूल गई कि इस घर की मालकिन आज भी मैं हूँ और इसकी बकवास बातों से मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
ये वही बहू है जिसे ननद का एक वक्त का खाना बनाना भारी लग रहा है, उस ननद का जो हर वक्त अपनी भाभी के लिए खड़ी रहती है। इसे मायके वाले हमेशा अपने लगते हैं, वही मायके वाले जिन्होंने इसके बच्चे होने पर झांकना तक जरूरी नहीं समझा था। सीधा उनके पहले बर्थडे पर आए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर अभी जाएंगे तो फिर बर्थडे या किसी और अवसर में भी जाएंगे तो दो दो बार उन्हें अपने नाती को गिफ्ट देना पड़ेगा, ऊपर से जुड़वा नाती। इतना हिसाब किताब जोड़कर रखने वाले अपने भाई भाभी के लिए तो हर वक्त एक टांग पर खड़ी रहती है। एक बात कान खोलकर सुन लो बहू, ये घर स्वाति के पिताजी ने बनवाया था और इस घर पर स्वाति का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा और तुम्हारे पति का। तो स्वाति को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है इस घर में रहने के लिए। इस घर का 50% की हिस्सेदारी तो स्वाति की है, और अगर मैं चाहूं तो 100% की भी हिस्सेदारी हो जाएगी, क्योंकि ये घर मेरे नाम पर है। तुम मुझसे मत उलझो। इस पर स्वाति की भाभी ने बोला, अच्छा माँ जी, आपने यहाँ तक सोच लिया तो ठीक है, फिर आगे के सारे काम भी अपनी बेटी से करवा लीजिए, हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। स्वाति को समझ में आ चुका था कि बात बहुत बढ़ गई है। वो अपनी माँ को शांत करने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन आज उसकी माँ शांत नहीं होने वाली थी। उसने स्वाति से बोला, तुम चुप रहो, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं इन लोगों को इनकी औकात दिखाकर रहूंगी। इन लोगों ने समझ क्या रखा है, बेटा बहू हैं तो क्या हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगे। हाँ बहू, तुमने क्या कहा कि मैं अपने सारे काम स्वाति से करवा लूं? वैसे भी मेरे सारे काम वही करेगी, तुम दोनों से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुम दोनों ने आज खुद ही अपनी असलियत दिखा दी। तो अगर अब इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, वरना अपना सामान समेटो और निकलो मेरे घर से। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहकर मेरी सेवा करने की। ये सुनकर स्वाति के भैया भाभी और स्वाति सब हैरान हो गए कि माँ ऐसे कैसे बोल सकती हैं। पर स्वाति की भाभी तो इकलौती बहू होने के घमंड में थी और खुद को घर की मालकिन मान चुकी थी। उसे लग रहा था कि माँ गुस्से में ऐसा बोल रही है, उनसे कुछ होने वाला नहीं। तो उसने फिर अपना ताव दिखाया और बोली, अच्छा माँ, तो अपना क्रियाकर्म भी स्वाति से ही करवाएंगी क्या? ठीक है, मुझसे और मेरे पति से कोई उम्मीद मत रखिएगा। अब तो बहू ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था, जिसे सुनकर स्वाति को भी बहुत गुस्सा आ गया। स्वाति बोली, भाभी अपनी जुबान संभाल कर बात करो। भाभी ने कहा, तुम हमारे घर के बीच में मत पड़ो। अब तो स्वाति की माँ को भी समझ में आ चुका था कि उसकी बहू निरंकुश हो चुकी है और उसे इस बात का बहुत घमंड है कि वो उसकी इकलौती बहू है। स्वाति की माँ ने कहा, ठीक है, अभी का अभी अपना बोरिया बिस्तर समेटो और मेरे घर से बाहर निकलो। और हाँ, मेरे क्रियाकर्म की चिंता करने की तुम्हें और तुम्हारे पति को कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं इसका बोझ स्वाति के ऊपर डालूंगी, क्योंकि स्वाति की कोई गलती नहीं है और ना उसने इस घर पर कभी अपना हक जताया है। ये तो मेरी जिद है, और तुम इस गुमान में मत रहना कि मेरा क्रियाकर्म नहीं होगा। क्या जिसका कोई नहीं होता उसका क्रियाकर्म नहीं होता? क्या कभी सुना है कि किसी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ? जिसका कोई नहीं होता, सरकार या स्वयंसेवी संस्था उसका अंतिम संस्कार करवाती है। लेकिन हाँ, आज तुमने अपनी असलियत जरूर मुझे दिखा दी। चलो, समय रहते तुम्हारी असलियत तो मुझे दिख गई। अब मेरे घर में तुम मुझे नहीं दिखनी चाहिए, तो तुरंत इस घर से निकलो और दोबारा कभी इस घर की ओर देखने की कोशिश भी मत करना। स्वाति के भाई भाभी को ऐसा होने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें तो लगा था कि माँ डर जाएगी और अपना फैसला बदल लेगी, पर यहाँ तो दांव उल्टा पड़ गया था। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि माँ से वो जितना उलझेंगे उतना ही उनका नुकसान होगा। तो उन्होंने स्वाति के ऊपर जोर से चिल्लाया, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया ना? यही तो तुम चाहती थी, इस घर पर कब्जा करना, जो तुमने आज कर ही लिया। स्वाति और उसकी माँ इस पर कुछ बोलने वाले थे, तभी स्वाति का पति अंदर आ गया, जो कि बाहर काफी देर से उनकी बातें सुन रहा था, और उसने बहुत जोर से चिल्लाकर स्वाति के भाई से कहा, हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से इस तरह की बात करने की? औकात में रहो, आगे से कभी हिम्मत मत करना मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात करने की। मैं काफी देर से बाहर खड़ा था और तुम लोगों की बातें सुन रहा था, और ये भी देख लिया
कि कितने नीच सोच के हो तुम दोनों मियाँ बीवी। अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द बोलने से पहले तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? और सबसे बड़ी बात, मेरी बीवी के लिए तुम लोगों ने जो कुछ भी बोला, जिंदगी में दोबारा बोलने की सोचना भी मत। माँ जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। स्वाति तो अपने हक से पीछे हट रही थी, पर अब मैं कहता हूँ स्वाति यहीं रहेगी, उसका भी इस घर पर बराबर का हक है। देखते हैं कौन क्या कर लेगा। और रही बात इस घर को हड़पने की, तो साले साहब किस दुनिया में जीते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि स्वाति के पास तुमसे कहीं ज्यादा पैसा है और इस तरह के 4 घर खरीद सकती है? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे इस घर को हड़पने में अपना दिमाग लगाएगी? ये सब तुम जैसी छोटी सोच वाले लोगों के दिमाग में होता है। अब तुम लोग सुनो, मेरी पत्नी और अपनी माँ का जितना अपमान करना था तुम लोगों ने कर लिया। अब अगर चाहते हो कि और ज्यादा बात न बढ़े तो चुपचाप अपनी माँ और मेरी पत्नी से माफी मांग लो, नहीं तो माँ ने जो फैसला लिया है उसमें हम उनके साथ रहेंगे। भगवान की दया से हमारे पास पैसों की कमी नहीं है और ना हमें तुम्हारी संपत्ति पर कोई हक चाहिए। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम अपना अलग घर खरीद सको। ये मत सोचना कि मैं अपने पैसों का घमंड दिखा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा रहा हूँ। ये घर तुम्हारे लिए कितना जरूरी है ये तुम भी जानते हो और मैं भी। अगर 2-4 दिन किसी के लिए खाना बनाना पड़ा तो इतनी तकलीफ हो गई कि बात यहाँ तक बढ़ गई। ननद अगर भाभी के लिए करे तो वो ननद का फर्ज है, और यदि भाभी को ननद के लिए करना पड़ जाए तो भाभी के लिए बोझ है। वाह भाई, बहुत अच्छे नियम है तुम्हारे। ये तो स्वाति की बेवकूफी है कि वो सबके बारे में इतना सोचती है, नहीं तो आज के जमाने में सब अपना अपना लेकर चलते हैं। और ये भी स्वाति की ही बेवकूफी है कि इतनी देर से वो तुम लोगों की बकवास सुन रही है। अगर उसकी जगह मैं होता तो 2 मिनट नहीं लगाता तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में। मेरे लिए मेरी माँ, मेरी बीवी और मेरे बच्चे से बढ़कर कोई नहीं, और इनका अपमान मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम दोनों तुरंत मेरी बीवी और अपनी माँ से माफी मांगो, नहीं तो अभी के अभी इस घर से चले जाओ, जैसा कि इस घर की मालकिन माँ जी ने कहा है, और इसमें मैं माँ जी के साथ हूँ। स्वाति के भाई भाभी को समझ में आ चुका था कि अब यदि उन्होंने ज्यादा अकड़ दिखाई तो उनका अपना नुकसान है। उन्होंने चुपचाप अपनी बहन और माँ से माफी मांग ली। इसके बाद स्वाति के पति ने कहा, स्वाति चलो हमें अपने घर चलना है। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है कि मैं मम्मी को घर शिफ्ट करना चाहता हूँ। साथ में 1 हफ्ते के लिए एक नर्स भी रहेगी और डॉक्टर हर दूसरे दिन आकर चेकअप कर लेंगे और जरूरी दवाइयाँ दे देंगे। अब तुम्हें अस्पताल और घर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। तुम घर से ही मम्मी की देखभाल कर सकती हो। तो जल्दी घर चलो, मैं माँ को अस्पताल से लेकर आता हूँ। तुम तब तक घर पर माँ के लिए तैयारी करो और उनका रूम ठीक कर दो। और उसके बाद स्वाति के पति ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा और स्वाति का आपसे कोई मनमुटाव नहीं है। मैं आज भी आपका दामाद हूँ और हमेशा रहूंगा। आपको जब भी जरूरत पड़े बस एक फोन कीजिएगा, मैं और स्वाति हाजिर हो जाएंगे। आप कभी खुद को अकेला मत समझिएगा। आपका ये बेटा हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा और आप बीच बीच में हमारे घर आकर रह सकती हैं, क्योंकि बेटी का भी फर्ज है माँ की सेवा करना। आप ये मत सोचिए कि बेटी के घर कैसे जाऊं। आपको तो मेरी माँ का नेचर पता है, उन्हें बहुत खुशी होगी आपके आने से। स्वाति की माँ ने कहा, हाँ बेटा मुझे पता है, पर मैं तुम्हारी माँ की जैसी भाग्यशाली नहीं हूं ना मुझे ऐसी औलाद मिली, ना मुझे ऐसी बहू मिली जिसे 2 दिन ननद का खाना खिलाना भारी पड़ गया। उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। चलो तुम लोग अब जाओ, तुम्हें अस्पताल से समधन जी को भी घर लाना है। मैं आती हूँ कल उनसे मिलने। और हाँ, तुम लोग यहाँ की कोई चिंता मत करना। इस घर की मालकिन मैं हूँ और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ। पति के साथ घर लौटते समय स्वाति के मन में ढेर सारे विचार उमड़ रहे थे। एक तरफ उसका दिल दुखी था कि उसके अपने भाई भाभी ने इतने वर्षों के प्यार और सहयोग को इतनी आसानी से भुला दिया, और दूसरी तरफ संतोष भी था कि उसके पति ने उसके आत्मसम्मान की रक्षा की। घर पहुंचकर स्वाति ने पूरे मन से अपने सास के कमरे को साफ सुथरा और आरामदायक बना दिया। जब उसकी सास को अस्पताल से घर लाया गया तो उनका चेहरा भी खिल उठा। उन्हें अपनी बहू पर गर्व महसूस हो रहा था।
जिसने बिना किसी शिकायत के उनके लिए इतना कुछ किया। शाम को जब सब कुछ सामान्य हो गया तो स्वाति ने भगवान के आगे दीपक जलाया और चुपचाप हाथ जोड़कर प्रार्थना की, भगवान, रिश्तों में दूरियां ना आए, लेकिन अगर आ भी जाएं तो इतनी शक्ति देना कि मैं सच के रास्ते पर चल सकूं और अपनों के बुरे व्यवहार के बावजूद भी उन्हें माफ कर सकूं। उधर स्वाति की माँ अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उनके चेहरे पर दृढ़ता तो थी, लेकिन दिल में गहरा दर्द भी था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, वही आज उनके खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन उन्होंने अपने मन को समझाया, शायद अब समय आ गया है कि मैं भी अपने फैसले अपने हिसाब से लूं, चाहे बच्चों को अच्छा लगे या ना लगे। अगले दिन सुबह सुबह भाई भाभी कमरे से निकलकर माँ के पास आए और चुपचाप बोले, माँ, हम कल गुस्से में थे, हमें माफ कर दो, हम जानते हैं कि हमसे गलती हो गई। माँ ने गहरी सांस लेकर कहा, गलतियां माफ की जाती हैं, लेकिन भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा जोड़ना मुश्किल होता है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।